गैंगस्टर लगा करके और मुझे शामिल अंदर कर दिया। ये जो फौजी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पूरे देश में सबसे ईमानदार उम्मीदवार ये है। जब मैं जेल में गया, जेल भी जा चुके हैं कई बार इस लूट में जो शामिल है मैं उसे सरकारी गुंडा कहता। मैंने यहाँ बाहर चाहिए, अभी साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। अमरी साहब हमारे लिए कहा भैया, ऐसा लग रहा था कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये अंग्रेज हैं। कभी कभी छप्पर ऊपर होता था, वर्षा होती थी तो माँ कहती थी बेटा आज चारपाई इधर कर ले, वर्षा हो रही, उसमें टपका गिरता था पानी। मैं 10 सरका लेता था, पूरे छप्पर पे पूंछ डालने के लिए पैसा था। भैंस की पूंछ का पेशा भी कभी कभी हमारे चेहरे पे आ जाता था। जिसने मरना सीख लिया, जिंदगी जीना थी, ये क्यों बना? व्हाट पीपल आर कमिंग। आप अभी भी समाज सेवा करना चाहते हो, लेकिन उस ट्रांजिशन में आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? मिलते हैं रामनाथ सिकरवार से, जिन्हें जनता जानती नहीं सिर्फ प्यार भी करती है। कैसे हो भाई? वेरी नाइस। आई एम फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ आई एम फिजिकली और मेंटली वेल हूँ, फिट हूँ। और 61 मेरी रनिंग है अभी एज। इस एज में मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो मुझे टिल मॉर्निंग टू इवनिंग विदिन 24 आवर्स मैं बहुत ही हैप्पी फील करता हूँ, अच्छा फील करता हूँ लोगों की मदद करते हुए। तो आपका खुशी का जो राज है वो आपका? ये जनता है, ये लोग हैं। जब इनके लिए मैं अच्छे काम करता हूँ, जब लोगों की खुशी मुझे दिखती है मेरे काम करते हुए, तो उनकी खुशी से ही मैं प्रफुल्लित होता हूँ और मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती जब लोगों की मदद करता हूँ। तो जो ये मदद का जो सिलसिला है, ये हर इंसान तो नहीं कर पाता है, ये आपके अंदर कहाँ से आया? ये बाई बर्थ। बाई बर्थ। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ने जाता था, आई वाज बोर्न इन वेरी पुअर फैमिली। जब मैं साइकिल से जाता था तो मेरा मन होता था कि कोई परेशान हो तो उसकी मदद करूं। जैसे मैं साइकिल से जा रहा हूं, रास्ते में मुझे देखा कोई बच्चा, बुजुर्ग, एनी नीडी पर्सन इज नॉट बाउंडेशन, तो मैं उनको साइकिल बिठा के ले जाता था। मुझे पसीना आता था, पेडलिंग करता था। ये किस उम्र की बात बता रहे हो आप? ये अबाउट 15 जी। बड़ा आनंद आता था। वो लोग फिर जाके गांव में कहते थे, बुजुर्ग लोग, कि आज मैं जगनेर मार्केट जा रहा था, रास्ते में मुझे, मेरे पिताजी का नाम नरोत्तम सिंह सिकरवार है, उनका बेटा मुझे मिला और साइकिल बिठा के ले गया मुझे। बोला बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटा जगनेर जा रहा हूँ। बाबा मेरी साइकिल बैठ जाए। रास्ते में कोई परेशान मिला, मैं रोक देता था साइकिल को, और उसकी मदद करने में जो आनंद मिलता है, संसार के किसी भी सिनेमा घर में, संसार के किसी भी कॉलेज में, संसार के किसी भी धन दौलत में वो खुशी नहीं मिलती। जो दिल से अगर किसी की मदद की जाए, उसकी जो अंदर की तरंग है, जो हमारी बॉडी को, माइंड को प्रभावित करती है, उसकी खुशी की तरंग, चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, भिखारी हो, उसकी तरंग है जो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। आई कांट एक्सप्लेन दीज वर्ड्स इन वर्ड्स। ये जो आप बोल रहे हो, ये शुरुआत जो होती है ना, वो शायद बचपन से ही होती है। बचपन के ही कुछ संस्कार होते हैं जो आपको आगे तक लेके जाते हैं। तो मैं थोड़ा आपके बचपन में जाऊंगा और मैं जानूंगा कि आपका बचपन कैसा था। तो थोड़ा मुझे बचपन के बारे में बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ आपका बचपन, मतलब कहाँ पे रहे, कैसे रहे, वो सब मुझे आप बताइए थोड़ा। बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा। एक छप्पर में पैदा हुआ, झोंपड़ी में पैदा हुआ, विलेज कठुमरी, इन ब्लॉक जगनेर, जिला आगरा। कभी कभी छप्पर ऊपर होता था, वर्षा होती थी तो माँ कहती थी बेटा आज चारपाई इधर कर ले, वर्षा हो रही, उसमें टपका गिरता था पानी का। मैं 10 सरका लेता था, पूरे छप्पर पे पूंछ डालने के लिए पैसा नहीं होता था। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी खेती करते थे, मदर भी, आज भी मेरी माँ है, 100+ है उनकी एज। माँ बाप से बड़ा संसार के अंदर न कोई मंदिर है, न कोई भगवान है। और मैं कहता हूँ हर बुजुर्ग, हर मानव के अंदर आप ईश्वर देख सकते हो, बशर्ते हमारे अंदर वो IQ लेवल होना चाहिए कि उस ईश्वर को मानव के अंदर कैसे सर्च किया जाए। भगवान मंदिर में नहीं है। अगर ये चलते फिरते भगवान के दिल को आप दुखाएंगे
तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति आपको कोई आशीर्वाद नहीं देगी। अगर चलते फिरते भगवान की आपने दिल से सेवा की और उनका आशीर्वाद लिया, था हो सकता है मानव निर्मित मूर्ति जो मंदिर में रखी हुई है उससे आपको कुछ मिल जाए, लेकिन वहां मिलेगा जभी, मानव निर्मित मूर्ति से मिलेगा जभी जिसने उस मूर्ति का निर्माण किया, जिस शक्ति ने उस मूर्ति का निर्माण किया, उस शक्ति का आप सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और उसकी अच्छाइयों को हम पलकों पर रख करके चलें। जी। तो जब आप बचपन में बता रहे थे कि जब जिस छप्पर में रह रहे थे वहाँ पे टपका पड़ता था, जो बारिश होती थी, तो आप बोलते थी माँ के थोड़ा खिसका ले ताकि गिरे ना पानी, ऊपर ना गिरे। ठीक है, तो ये सिलसिला कब तक चला? केवल यही नहीं था, पास में हमारी भैंसें बनती थी, भैंस जो दूध देती थी, भैंस बैठती थी तो उसके भैंस के पेशाब उसकी पूंछ गीली होती थी, तो भैंस ऐसे घुमाती थी ना, तो कभी कभी भैंस का पेशाब भी हमारे तो चेहरे पे पड़, आपकी चौमड़ी भी छोटी थी, वहीं जहाँ घर था वहीं भैंसें बनती थी, तो उनकी गोबर भी वहीं पड़ा रहता था, उसकी भी स्मेल हमें आती थी। भैंस की पूंछ का पेशाब भी कभी कभी हमारे चेहरे पे आ जाता था, कपड़ों पे आ जाता था। वेरी लिमिटेड जगह थी। हालांकि कई गरीब घर से बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं, मुझसे भी गरीब घर के बहुत ऊंचाइयों तक लोग गए हैं। ऊंचाई से मुझे लगता है गरीब और अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता है, वो ऊंचा शायद इंसान होता है या नहीं होता नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गरीबी से ऊंचाइयों तक गए, लेकिन वो लोग उन गलियों को भूल गए, उन गलियों के दर्द को भूल गए। जब उन गलियों में चलते थे, पहले गलियों में धूल होती थी, कीचड़ होता था, तो वहां बच्चा गिर जाता था तो बुजुर्ग उसे गोदी में उठाते थे, उसकी धूल को झड़ाते थे, प्यार करते थे। लेकिन वो बच्चा उन गलियों से जब ऊंची कुर्सियों पर बैठ गया तो वो बच्चा उन गलियों की धूल को भूल गया, उन बुजुर्गों की गोदी को भूल गया कि जिनमें जो लोग मेरे आंसू को पहुंचते थे, मेरी धूल को जड़ाते। मुड़ के उसने उसे गांव की ओर नहीं देखा, वो कोठी बनवा ली, बंगले बनवा लिए, विदेश तक चले गए, लेकिन उस गांव उस गली के लिए उन्होंने नहीं सोचा। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दोज पर्सन्स एंड रामनाथ। मैं आज भी उस गलियों के दर्द को नहीं भूला हूं और आज भी उन दिनों को नहीं भूला हूं जब मैं साइकिल से पढ़ने आता था स्कूल के अंदर, मेरी साइकिल का टायर बस्ट हो गया। मैंने घर जाके कहा मैया टायर फट गया साइकिल का और मुझे 8-10 रुपए का टायर पड़ता था जी। बोला बेटा टायर के लिए तो पैसे अभी नहीं होंगे, अगले 8 दिन के अंदर हमारा घी बिकेगा। पहले ऊपर छींका लटका होता था छप्पर में, उसमें घी मिट्टी के बर्तन में रखा होता था, उसमें 8-10 रुपए किलो घी था, तो उस घी को बेच के अगले 8 में ले लेना। तो मैंने तब तक क्या होगा, तो मैं साइकिल के पहिए में गेटस डलवाया, गेटस। अच्छा। तो वहां मेरी साइकिल उलट उलट के चलती थी। घी बिका, 8-10 रुपए मेरी माँ ने दिया, नया टायर डरा। आज मैं इस सफारी में घूम रहा हूँ, स्कॉर्पियो में घूम रहा हूँ, ये भी मुझे किसी ने दी है। एक पंडित जी ने दी एक गाड़ी मुझे सफारी खरीद करके, और ये भी लोगों ने मदद करके मुझे दी है। तो इस गाड़ी में मैं चलता हूँ, अंदर एसी भी चलता है, ठंडी और गर्म दोनों हवा हम ले लेते हैं। लेकिन वो साइकिल का दौचा आज भी याद है, वो दिन आज भी याद है कि छप्पर से जब पानी टपकता था तो खाट यूं खींचता था और भैंस खड़ी होकर के पूंछ को यूं घुमाती थी तो मेरे चेहरे पे भैंस का पेशाब पड़ता था। आई विल रिमेम्बर एवरी डे ऑफ माई लाइफ, जब से मैं पैदा हुआ हूं टिल एंड ऑफ लाइफ, उस दर्द को नहीं भूलूंगा। उस दर्द में जो लोग जी रहे हैं उस दर्द को भी नहीं भूलूंगा, उन गलियों को भी नहीं भूलूंगा, और आज उस कंडीशन में जो लोग जी रहे हैं उनके दर्द को बेहतर समझता हूं। मैं राजनीति में आना नहीं चाहता, मैं उस पर थोड़ा आऊंगा, क्योंकि आपने ये बात बहुत सारे इस तरीके से बताई मुझे कि जो जमीन से जुड़ा होता है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं तो पहुंच जाता है एक टाइम पर आके, और जमीन से जुड़े रहने का कितना महत्व है वो आपसे लोग सीख सकते हैं कि जमीन से जुड़े रहने का क्या महत्व है। इसीलिए मुझे आपकी कहानी थोड़ी आके लेके आनी है कि जब आपके बचपन में जब गुजर रहा था तो आपने उस समय पढ़ाई का क्या संसाधन थे उस समय पर आपके साथ? उस समय स्कूलों में बड़ा डिसिप्लिन था, हमारे गुरुजी होते थे, बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते थे। कितना तक पढ़े आप?
मैं बीए किया है। बीए किया है, ठीक है। तो बीए में क्योंकि आप इतना स्ट्रगल झेल रहे थे, माँ बाप ने फिर भी कैसे पुश किया कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए? जब 98-54 फीस लगती थी, जी कक्षा 6-7 में था तो 5-6 रुपये लगते थे। जी। स्कूलों में बड़ा डिसिप्लिन था, गुरु शिष्य का बड़ा अच्छा नाता था और बहुत। लेकिन एक रामनाथ सिकरवार उस समय पर पढ़ लिया, लेकिन बहुत सारे छात्र थे या बहुत सारे लोग थे वो नहीं पढ़ पाए। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो परिवार ऐसा था इसलिए पढ़ लिए, या मतलब कुछ तो डिफरेंस था कि कुछ लोग वहाँ पे, आपने बताया मेरी माँ को इंटरेस्ट था मुझे पढ़ाने का, जी बिल्कुल पढ़ाने का इंटरेस्ट था। और गांव में भी मुझे जो पढ़ने में मैं थोड़ा ठीक था उस समय जी, तो माँ ने मेरे को कहा कि पढ़िए, और मैं पढ़ा। हाई स्कूल तक 10वां मैंने पास किया जी। वो कहाँ से किया आपने? जगनेर से, जगनेर से। जनता हाई स्कूल। 10वीं पास कर ली। जी जी। उसके बाद का कैसे जीवन रहा? 10वीं पास करने के बाद उसके बाद एक आता है दिमाग में कि नहीं अब थोड़ा सा हमें कुछ कार्यरत होना चाहिए। आगे पढ़ने के लिए फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी थी कि मैं नहीं पढ़ सकता था जी, क्योंकि उस समय पढ़ते थे, गांव में लाइट नहीं थी और दीपक होता था और सीसी बोलते तो उसमें छेद करके मिट्टी का तेल भरते थे, केरोसिन, फिर उससे पढ़ते थे। उस समय लाइट का नहीं था वहाँ पर। हाँ, अच्छा। तो बड़ा कंडीशंस में हम पढ़े, पढ़ने के लिए घर में जगह भी नहीं थी खास। तो हाई स्कूल हमने कर लिया, उसके बाद आगे फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि हमें कोई जॉब करना चाहिए जी। फॉर्चुनेटली मुझे लोगों ने गाइड किया कि रामनाथ जी नौकरी हम लोगों के लिए आर्मी की है। मैं आर्मी के लिए BRO है आगरा में जी, वहाँ गया, रनिंग की मैंने, रनिंग में आ गया, रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट भी मेरा क्वालिफाई हुआ और फर्स्ट डे से लास्ट डे तक विदिन 25 डेज आई वॉज सेलेक्टेड एज ए सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी। 25 दिन के अंदर मुझे वहाँ से टोटल जो प्रक्रिया थी, मेडिकल, रिटन टेस्ट, एवरीथिंग, फिजिकल टेस्ट, 25 डेज में कंप्लीट हो गया। तो आपने उससे पहले, क्योंकि आर्मी के आज के टाइम पर लोग बहुत तैयारियां करते हैं, आपके दिमाग में था मुझे आर्मी में जाना है या नहीं? नहीं नहीं, उस समय क्या था, हम लोग ऐसे बेरोजगारी से हम त्रस्त थे। जैसे आज यूथ के लिए अंधा भविष्य लंगड़ा वर्तमान है, ऐसे ही उस समय मेरे लिए भी अंधा भविष्य और लंगड़ा वर्तमान था। अच्छा, कुछ पता नहीं था कि कुछ क्या भी नहीं था। जब मैं परेशान था, नॉर्मली जब आगे कुछ नहीं दिखता है तो कोई भी आदमी परेशान तो रहता है। कुछ लोगों ने जब मुझे गाइडेंस दी कि ये प्रोसीजर है, आगरा में ऐसा होता है, तब मैं उसको मैंने फॉलो किया। और उस समय बड़ा फेयर सिलेक्शन था, एवरीथिंग वाज फेयर, कोई परेशानियां भी नहीं थी खास। जो काबिल है वो सिलेक्ट होता था और जो अनफिट था वो रिजेक्ट। कहाँ पे आपने दिया था? आगरा। आगरा में। आगरा में हो गया था। आप आर्मी में गए, उम्र क्या थी उस समय? 20 प्लस आर्मी में आप चले गए। आप इस जगह को छोड़ के चले जाते हो, कहाँ पे आप कार्यरत हुए वहाँ पर? ये है साहब आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद। अच्छा, वहाँ पर मैं गया। मुझे आपके स्टार्टिंग के दिन समझने आर्मी में। जी जी, वहाँ पर मैं गया जब आगरा से हमें रेलवे वारंट मिला और रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा। वहाँ पर अपनी आर्मी की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो कहते हैं ना कुएं का मेढक, कुएं का मेढक। रेली में कुएं का मेढक था। जब उस कुएं से निकल करके सिकंदराबाद पहुंचा, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इमारतें, गाड़ी, स्टेशन, मैंने देखा यार रियल में यार ये दुनिया तो बड़ी वंडरफुल है। हम तो गांव के कॉर्नर में पड़े थे, क्योंकि उस समय फोन था नहीं, कोई किसी से कम्युनिकेशन था नहीं और घर में कोई एजुकेटेड आदमी था नहीं, गांव में कोई। आई वाज द फर्स्ट मैन इन द विलेज टू जॉइन द गवर्नमेंट सर्विस। वाओ वाओ, इन माय विलेज। तो एक अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। हाँ, एक माँ के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है और आपके लिए तो है ही। फॉर माय एंटायर फैमिली एंड माय विलेज। फिर वहाँ से हम आर्मी में जो सेंटर था 1 EME सेंटर सिकंदराबाद, वहाँ पर हम लोग गए। अंग्रेजों के टाइम की वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो बड़े बड़े फैन और वो साफ सफाई, लॉन, सारी चीज़ें देखा, अफसर्स, ट्रेनिंग। तो रियली एक मेरे माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा, एक कहना चाहिए
विचार पैदा हुआ, जी। वंडरफुल चीज़ें अंदर जागृत हुई टू डू समथिंग न्यू इन माई लाइफ। ओके। मैंने बड़ा अच्छा उसको ज्वाइन किया ट्रेनिंग को, और विद इन 6 मंथ उस ट्रेनिंग को हमने कंप्लीट किया, और 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद फिर हमको 28 दिन की छुट्टी मिली, फिर हम घर पे। ठीक है। पहली जॉब करने के बाद, मतलब पहली जॉब में लगने के बाद अब आप घर आ रहे हो, जी जी जी। उस समय का माहौल बताओ मुझे थोड़ा सा। घर आने के बाद, क्योंकि आप एक नई दुनिया से आ रहे हो आप, क्योंकि बिल्कुल। आपकी ये दुनिया बिल्कुल अलग थी, वो दुनिया बिल्कुल अलग थी, अब आप उस दुनिया में लौट के आ रहे हो। जब मैं बेरोजगार था, हाँ। तब कहते ना बैटरी चार्ज कर लो, हाँ। तो मैं डिस्चार्ज था, मेरी बॉडी फिजिकली मेंटली आई वाज डिस्चार्ज हाँ। बिफोर ज्वाइनिंग इन द आर्मी। आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी मेरी बॉडी में चार्ज होना शुरू हो गया, फिजिकली मेंटली। जो मेरे अंदर शक्ति, हिडन एनर्जी इन द बॉडी एंड माइंड, वो धीरे धीरे सक्रिय होती गई। और जब 6 महीने की ट्रेनिंग हुई मेरी बॉडी फुली चार्ज हो गई। यहाँ से मैं डिस्चार्ज कंडीशन में आर्मी को ज्वाइन किया था, वहाँ से फुली जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ना, इस तरह फिजिकली और मेंटली एकदम चार्ज होकर के वंडरफुल ऊर्जा लेकर के मैं गांव वापस आया, और मेरा चेहरे बॉडी का लुक, चेहरे का लुक, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। और लोग मुझसे मिलने आए थे कि रामनाथ आर्मी की सर्विस से आया है, ट्रेनिंग करके आया है, गांव में बड़ा गुड फीलिंग हुई मुझे। देखो, आप, मुझे लगता है कि पहले से ही थोड़े से ऐसे बच्चे रहे होंगे जहाँ पे लोग समझते होंगे कि बच्चा बहुत अच्छा है, उसके बाद आप लौट के आ रहे हो, अब एक पद के साथ आ रहे हो आप जी। तो आपसे जो लोग मिले, तो वो दुलार से मिले थे या अब नौकरी वाले बंदे से मिल रहे हैं आपको? नहीं नहीं, वो एक्चुअली में क्या है, लोग मुझसे प्रेम करते थे। हाँ। 2-3 चीजें मेरी बेसिकली थी, ऑनेस्टी जी। एक पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइम। ओके। ये आर्मी जाकर के और उनमें मैनी फोल्ड्स बढ़ गई पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम के अंदर। ये बात मैं अभी भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप, हमारा 8:30 बजे का इंटरव्यू हुआ था, आपने मुझे कॉल करके बताया कि आप 9 बजे आइए क्योंकि मैं नहीं हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है किसी भी इंसान के लिए कि आप मुझे नहीं चाहते थे कि मैं इंतजार करूँ, टाइम पर हो जाए। जी हाँ। पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, ऑनेस्टी, ये मेरी लाइफ में रहा है, और आर्मी में जाकर के इसमें और बढ़ गया। गांव में मैं आया तो लोगों को बहुत अच्छी गुड फीलिंग हुई, और बड़े प्रेम दुलार से, केवल गांव के ही लोग नहीं, ऑल ओवर एरिया जो मुझे जानते थे उनका भी मुझे काफ़ी सहयोग मिला, प्रेम मिला, और उनका उत्साह मुझे हमेशा उत्साहवर्धन लोगों से मिलता रहा। ठीक है। अब मुझे ये समझना है कि जिस हिसाब की सेवा आप आज करना चाहते थे या आज कर रहे हो, ठीक है, वो तुरंत तो नहीं होता कि एक दिन से आया कि मुझे आज सेवा करनी है। वो भाव तो आपके अंदर रहता था, लेकिन उस समय पे तो नहीं हुआ। उस समय तो आप ये सोचते हैं कि मुझे जॉब करना है, आर्मी की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। उसके बाद ये कहाँ से आया आपके अंदर कि ये करते हैं, मतलब इसमें आपको कहाँ से लगा कि ये ही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है? आपको कब लगा ये चीज़? जब मैंने आर्मी ज्वाइन की तो उस समय मैं 10th पास था। फिर आर्मी में मुझे मालूम लगा, लोगों ने बताया कि इसमें गजटेड अफसर भी बन सकते हैं, जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल जो बनते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस जैसे डायरेक्ट जो परीक्षाएं होती हैं, जस्ट लाइक आर्मी में जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके लिए होता है एसीसी कमीशन टू बिकम ए गजेटेड ऑफिसर। तो उसके लिए 12th पास होना जरूरी था। देन आर्मी में रहते हुए मैंने 12th पास की। तो आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर आप ज्वाइन कर दिए, उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर? हाँ, दोबारा आर्मी में आई वाज सेलेक्टेड एज ए रडार टेक्नीशियन। जी। तो मैंने 12th पास किया। फिर 12th पास करके आर्मी में एसीसी कमीशन के लिए मैंने वहाँ कोचिंग की। आर्मी में भी ऐसा प्रोविज़न है, वो 4 महीने की 6 महीने की कोचिंग भी कराते हैं। बहुत सारी सुविधाएं वहाँ के आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव और डिसिप्लिन्ड। जो जवान कुछ करना चाहते हैं आर्मी के अफसर डेफिनेटली उसका सपोर्ट करते हैं। मुझे भी आर्मी के अफसरों ने काफ़ी सपोर्ट किया जी। और फिर उसके बाद मैं एसीसी कमीशन फेस किया और मैंने क्वालिफाई भी किया एसीसी कमीशन। उसके बाद में कुछ ही लोग पास हुए उसके अंदर, मेरी यूनिट से मैं अकेला ही पास हुआ।
उस पूरी डिव हेडक्वार्टर से, इस एरिया से, आर्मी की यूनिट से। और उसके बाद में मेरा एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद हुआ। ओके। बट मैं उस इंटरव्यू के जो क्राइटेरिया उनको कवर नहीं कर पाया और आई वाज रिजेक्टेड इन एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद। ओके। और भी मैंने फेस किए कमीशन, एक एससीओ कमीशन होता है, उसको भी मैंने फेस किया, रिटन क्वालिफाई किया। फेलियर और इस क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं कुछ टाइम पर मैं फेल भी हुआ हूँ, तो फेलियर इज गुड, और उससे लोग थोड़ा सा बिखर भी जाते हैं। नहीं, एवरी डिफीट कुछ न कुछ जीवन पे जोड़ के जाता है। फेलियर्स इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, फेलियर इज नॉट एंड ऑफ द रोड, जस्ट टर्न ऑन द रोड। हाँ, तो जस्ट एक असफलता आपको थोड़ा सा धीमा कर देती है, जैसे रोड पर टर्न आता है, एंड नहीं होता है। और वो कुछ सिखाने के लिए आता है डेफिनेटली। जब मैं इसमें रिजेक्ट हुआ, असफल हुआ एसएसबी बोर्ड में इलाहाबाद से, फिर मैं आ गया, फिर मैंने एससीओ कमीशन की तैयारी किया। उसके बाद में फिर मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, और मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से ग्रेजुएशन भी पास किया। पढ़ाई मेरी रेगुलर चलती रही, कमीशन में रेगुलर करता रहा, और अपने को उस लेवल तक हमेशा बनाता रहा। अच्छे लोगों को सुन करके, वहाँ पर लाइब्रेरी है आर्मी के अंदर, महापुरुषों की जीवनी पढ़ करके, अपने अधिकारियों की कार्यशैली देख करके मैं हमेशा उनसे सीखने का प्रयास करता रहता था, टू बिकम ए परफेक्ट मैन, और इस संसार के लोगों के लिए कुछ नया करने के लिए हमेशा। अब आपको दो शब्दों में एक बात कहूँ, इस संसार में बहुत सारे कॉलेजेज हैं, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और कुछ बनिए, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, आईपीएस बनिए, सारे कॉलेजेज हैं बनने के लिए। लेकिन मेरी नज़रों में इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा कॉलेज है, इस संसार में कोई सबसे बड़ा कॉलेज है, तो ये संसार ही है। ये संसार के जो लोग हैं ना, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, पक्षी, पशु, इनसे ये भी आपके टीचर हैं। और मैं संसार के लोगों से ही रोजाना कुछ न कुछ नया सीखता रहता हूँ। ये सबसे बड़ा कॉलेज है संसार, हमारा देश भी सबसे बड़ा कॉलेज है, और इस कॉलेज में मैं एलकेजी का छात्र हूँ, और लर्निंग मैनी थिंग्स फ्रॉम ऑल द पीपल्स। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। आप आर्मी में कितने साल तक रहे? 18 years 6 days। आई गॉट प्रीमैच्योर रिटायरमेंट। अच्छा, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेके मैं आया हूँ यहाँ पर। जो और भी मैं सर्विस कर सकता था, ओके, लेकिन मैं बीच में प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेकर। तो उस समय क्योंकि आप रिटायर खुद हुए हैं अपने हिसाब से, तो क्यों हुए? क्या सोच थी उस समय आपकी? ऐसा है कि एक बीज होता है, बीज, वो बीज अगर सही जगह पे पड़ जाए, उपजाऊ जमीन में, और ठीक से हवा पानी उसको मिल जाए, तो बड़ा वृक्ष बनता है। राइट। और अगर गलत जगह पे पड़ जाए तो वो सड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ। मैं सेना में एक ऐसा बीज था जो अंकुरित होना चाहता था, विशाल वृक्ष बन करके, और लोगों की छाया करना चाहता था, लोगों को ऑक्सीजन देना चाहता था, पशु पक्षी पुरुषों को मैं फल देना चाहता था। सेना में वो बना में बीज सही जगह पड़ गया सेना में, उसको हवा पानी बन गया, अंकुरित हो गया। मैं बड़ा वृक्ष बनने के लिए, एक गजटेड अफसर बनने की कोशिश की। मुझे लगा कि अब ये वृक्ष, ये बीज अंकुरित होकर के यहाँ पर विशाल बट वृक्ष नहीं बन पाएगा। मुझे लगा एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही यहाँ पर मैं सिमट जाऊंगा, क्योंकि मैं सारी परीक्षाएं दे चुकी, सारी मैं जो फेस कर रहा था, वहाँ पर मुझे इंटरव्यू जैसे मैं असफल हुआ, कई चीज़ें लगी, तो मैंने क्यों नहीं इस जो पौधा पनप रहा है,
तो इस पौधे को उपजाऊ जमीन में रखा जाए तो बड़ा वृक्ष बन सकता है और कुछ और भी नया कर सकता है। तो मैंने केवल जगह बदली, सेना भी एक सेवा थी और वहां सेना में ही वो बीज जो गांव में पड़ा था, अंकुरित नहीं हो रहा था, सेना में उस बीज को अंकुरित हुआ और बढ़ने लगा। मुझे लगा कि अब इसकी विशाल शाखाएं यहां नहीं बन पाएगी, तो उस पौधे को उखाड़ करके तो दूसरी जगह में सिविल में शिफ्ट किया कि यहाँ बड़ा वृक्ष बन करके कुछ वंडरफुल हम देश के लिए करेंगे। और वंडरफुल हो रहा है। वन डे, एक दिन देश तो जानेगा, इस सारा संसार जानेगा, एक सेना का सोल्जर सिविल में आकर के काम करता है तो उसकी जो डिग्निटी है, उसके पास जो कॉन्फिडेंस है, उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो विचार है, अगर यहाँ पर आकर के वो पनपता है तो उस वृक्ष के जो फल आएंगे, जो फूल आएंगे, वो महक सबके लिए देंगे, फल आएंगे उनको सब खाएंगे, उसकी छाया होगी, उसके नीचे सब बैठेंगे। वहां जाति होगा, न धर्म होगा, न हिंदू होगा, न मुस्लिम होगा, न गरीब होगा, न अमीर होगा, न ऊंच होगा, न नीच होगा। उस वृक्ष के नीचे सभी बैठेंगे। जो कि यहाँ पर आज गंदी मानसिकता के लोगों ने इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर कई तरह का लोगों के अंदर दरार डाल करके एक धीमा जहर जो घोला जा रहा है, उस जहर की काट हम सब लोग मिलकर के करेंगे। रामनाथ सिकरवार से एक आर्मी पर्सन, आर्मी पर्सन से एक फौजी बाबा जी, जिसने आपको सबको आज की उपाधि दे दी है फौजी बाबा, बाबा करके बोलते हैं, संबोधित सभी आपको बाबा करके संबोधित करते हैं। उसमें आपका जीवन का आर्मी का कितना प्रभाव है? आर्मी का फुली प्रभाव है। जो कुछ भी हूं आज, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे गुरुजी, शिक्षक और जितने लोग मेरे संपर्क में आए, उनका पूरा योगदान है। और आर्मी का वंडरफुल योगदान है। आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी का माहौल, आर्मी की नस नस में, आर्मी की हवा में, आर्मी की हर सुबह शाम में जो ऑनेस्टी, जो देशभक्ति जो समा रही, बहा रही है, उस हवा में रामनाथ यहाँ पड़ा है। तो आर्मी का पूरा योगदान है। मुझे एक वंडरफुल रामनाथ बनाने के लिए आर्मी के लिए हमेशा मैं सैल्यूट करता हूँ, करता रहूंगा। और आज भी इस वर्दी का एक हिस्सा मैं पहन के रखा हूँ, जिससे आर्मी से मैं गर्व महसूस करता हूँ। लोग कहते हैं रामनाथ इसको क्यों पहनते हैं आप लोग? कि यही तो है जो दो पैर वाला होता है ना, जो दो टांग वाला होता है, सबसे डेंजरस एनिमल, सबसे डेंजरस एनिमल है। जब कभी ये जानवर पथभ्रष्ट होने की कोशिश करता है, विचलित होने की कोशिश करता है, अपने पथ से डिगने की कोशिश करता है, तो मुझे मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरी आर्मी, ये सब मुझे याद आता है। तो ये जानवर कभी भटकता नहीं। ये वर्दी के अंदर ये जानवर भटकेगा नहीं। इसमें हर आदमी के अंदर के जानवर है। बस जानवर का गला घोटना आपने सीख लिया। जिसने मरना सीख लिया, जिंदगी जीना वही जानता है। और जिससे मरना नहीं आया, वो जीना कभी सीख ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ में जाना चाहूँगा, अगर आप अनुमति दोगे तो। आपने विवाह किया? शादी लाइफ बिल्कुल बढ़िया है मेरी। मैं हूँ, मेरी वाइफ है। हाँ। और देश की बातों में ज़्यादा मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश। तो क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, आपके मंदिर में रह रहे हो, तो ये त्याग वाला जो सफ़र है वो कितना मुश्किल है आपके लिए? कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके। सफरिंग ओपन्स द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके। जब मेरे सामने कोई तूफान खड़ा होता है तो मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फटता है जी, टू फेस द चैलेंजेस स्क्वायरली विदाउट एनी फियर। ओके। फेस द चैलेंज विद कॉन्फिडेंस। व्हाइल I came at my home after leaving the army. जब मैं आया, मैं रामनाथ ये क्यों बना? Lot of people are coming from the army. Exactly. मैं रामनाथ ऐसे कैसे बना? जब मैं आर्मी से आया घर पे,
लोग मेरे पास समस्या लेके आते थे जी। कि रामनाथ जी हम जो ऑफिस में जा रहे हैं और हमारी बातें ही ना सुनते नहीं, बोला बाहर जाओ बाहर जाओ, और तो रिश्वत दे देते ताकि सुन लेते। मैंने ऐसा हो रहा है। हाँ। क्योंकि आर्मी के अंदर टिल मॉर्निंग टू इवनिंग एंड नाइट डिसिप्लिन ऑनेस्टी सिखाया जाता, देशभक्ति सिखाया जाता। तो यहाँ आया तो भयंकर कचरा था जी। भ्रष्टाचार का। वॉशरूम में जाता था तो मैं आर्मी का एक सिपाही हूँ, मैं जाता था, मैं भैया ये बाबा आ रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं वापस, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं इसकी जायज बात है और बिल्कुल आप इनको वापस, मेरे आप बाहर जाइए, अभी साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। अमरी साहब हमारे लिए कहाँ भैया। तो उनका व्यवहार, वे ऑफ टॉकिंग वाज वेरी रूड। ऐसा लग रहा था कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये अंग्रेज हैं, ऐसा व्यवहार ऑफिस में। तो मेरा उनसे फिर हॉट टॉक हो जाती थी, थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था उनसे, और लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए मेरी अधिकारियों से बात होती थी वहां पर। तो कुछ अधिकारी तो मुझे अच्छे परिवार के मिलते थे, मेरी बात को सुनते थे, काम भी करते थे। लेकिन जो मेजोरिटी थी करप्टेड लोगों की, लंबी लंबी गाड़ियां, गोल मटोल, चिकने चिपड़े चेहरे वाले, और ये चमकती हुई टेबल ऑफिस, और उनके बड़ी गर्मी होती थी बिकॉज मेरे अंदर कमी थी। कमी कही अच्छाई मानिए, सामने के अधिकारियों को ये बीमारी लगा दी यहाँ के लोगों ने, चापलूसी कर करके, गुलामी करके उनको, कि उनके पास घुटनों पे खड़े होकर के बात करो, हो सकता है तुम्हारी बात थोड़ी सुन लें, और आपने पर पैरों पे खड़ा होकर के राइट की बात करी तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी। इस कारण मेरा उनसे काफी आंदोलन खड़े किए, और मैंने एक लक्ष्मण सेना संगठन का फिर मैंने गठन किया। वो कब किया आपने? 2005 में। हाँ, 2005 में ही शायद मेरा जो आपका इंट्रोडक्शन था वो ऐसे था कि मैंने सुना हुआ था कि कोई रामनाथ सिकरवार हैं, और फिर मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक सड़क बिछी हुई थी, बहुत गंदी सड़क बिछाई हुई थी, और वो टूटी हुई सड़क थी, तो आप तोड़ के दिखा रहे थे कि देखो ये कितना खराब सड़क है। और फिर मैंने आपके बारे में बहुत सारे वीडियो देख, तब मुझे समझ में आया कि कोई इंसान अगर बोल पा रहा है कहीं खड़े होकर समाज में, और वो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो वो दबाया जाएगा, हमेशा जो क्वेश्चन करेगा उसको दबाया जाएगा, क्योंकि ताकत बहुत ज़्यादा विशाल है। उस ताकत का सामना कैसे किया आपने? राहुल जी, आपने कहा कि जो क्वेश्चन करेगा उसको दबाया जाएगा। जब मैंने लोगों के अधिकारों की लड़ाई की, सड़क बनते ही टूट रही हैं, पानी की टंकी बन गई, पाइप में हवा भी नहीं आ रहे हैं, करप्टेड लोग खा रहे हैं, और यहाँ के सांसद विधायक उसको देखने कमीशन खा रहे हैं। जैसे भ्रष्ट सांसद विधायक या मंत्री जो भी हैं, जो ईमानदार नहीं, मैं उसको सम्मान नहीं करता, और जो ईमानदार है उसके पैर धो करके हम पीने वाले लोग भी हैं। ये करप्शन के खिलाफ मैंने जब आवाज उठाई, तो चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या मंत्री हो, ये सारे ग्रुप ने मिल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की। 2005 में, 2005 से लेकर टिल नाउ ये तो सारा अभी तो दिख रहा है मुझे। मैं उस समय बताऊं, आप स्टार्ट 5 से शुरू करिए, तोड़ना, रोकना मुझे, और बगैर पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता था। तो मैंने इसके खिलाफ जंग लड़ी, तो इन्होंने मुझ पर मुकदमे लगाए। कितने मुकदमे लगे? मुकदमे दर्जनों। मुझे पहले काउंट बताओ, कितने मुकदमे? काउंट मुझे नहीं कहता हूँ, 1 दर्जन है या 2 दर्जन है या इससे अधिक है, क्योंकि पिछले उसमें थे 19-20 थे, और उसके बाद बढ़ते ही रहते हैं। अभी चुनाव लड़ा, इसमें भी लगा दिए, मुझ पे लगाते रहते, मेरे पास वारंट आते तब मुझे पता लगता है। और मुकदमे मुझे बड़ी आए, वेरी लकी पर्सन। अच्छा। हाँ, कि मुझे आर्मी से, जब मैं आर्मी से आया था, मेरे को पता है, आप सॉरी मैं रोक रहा हूँ, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मुकदमे आके और कितना नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो उसके बारे में, कितने सारे मुकदमे लगे मेरे। अरे हाँ, वंडरफुल थिंग। हाँ, बड़े मुकदमे, जेल भी कई बार काटी है मैंने। तो जो मुकदमे में आया, लड़ाई लड़ी, तो बोला रामनाथ को रोकें कैसे। तो वहाँ वार्ता हुई, डीएम से, कमिश्नर से, एसपी से, एसडीएम, सीओ, जो तमाम अधिकारियों, बोले इसे रोके कैसे, आज फौजी है। मुझे लोगों ने पागल नाम दे दिया। वो लोग रोकना चाहते थे, क्योंकि देखो वो भी एक सरकारी इंसान है, या उसके ऊपर कोई पीछे से पोस्ट होता है? पूरा लखनऊ तक से सारा सब, अच्छा। वहाँ एक फौजी है, वो ऐसा कर रहा है, हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। ये जो पुलिस होते हैं या अधिकारी होते हैं, ये तो एक जरिया होते हैं भाई, उनके पीछे से कोई पावर होती है नहीं,
क्या कहते नहीं, हैं? ये भी एक्चुअली में जो जिंदा दिल होते हैं अधिकारी, हाँ वो सही गलत को समझते हैं। जो मुर्दा है ना, मुर्दे, हाँ चाहे किसी भी कुर्सी पे बैठा हो, मुर्दे गुलाम टाइप के कि हमें कुर्सी चाहिए, ऐसे जो घटिया किस्म के लोग जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ज्यादातर इनकी संख्या ज्यादा है। अच्छे लोग हैं लेकिन फिंगर फिंगर काम बहुत कम है। ओके तो इन्होंने रोकने के लिए मेरे पर फर्जी मुकदमे लगा के गुंडा एक्ट लगा दी। ओके 6 महीने को बाहर, रामनाथ जिले में नहीं घुस सकता है। मेरे को एडीएम ने पूछा आगरा में कि आप पे गुंडा एक्ट क्यों लगी, मैं तो सही बोलूंगा। मैंने कि भैया जो चौराहे पर उगाई हो रही है, ऑफिसों में बगैर रिश्वत के काम नहीं होता है, फाइल बगैर पैसे नहीं चलती है, और इनके खिलाफ बहुत सारा करप्शन फैल, इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई। और मैंने आपकी ऑफिस में भी रिश्वत का काम होता है, वो तो पता ही है मुझे, जिला बदर कर रही है, सही बोलूंगा तो। एडीएम को बड़ा खराब लगा, मैडम थी कोई, और उन्होंने मुझे 6 महीने को बाहर कर दिया। अगर घुटने पे आके मैं बात करता उनसे कि हुजूर मर गया, लुट गया, मैं तो फौजी हूँ और मुझे फंसा दिया और आपकी कृपा की जरूरत है, मुझे तो नाजायज केस लगे, तो शायद उनको अच्छा लगता। लेकिन सच तो यही था, मैं तुम्हें कुर्सी पे खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। यू हैव टू लिसन द एक्चुअल वॉइस, बट दे हैव नो करेज टू लिसन द ऑनेस्ट वॉइस। उनके पास करेज नहीं है, तो रामनाथ तो घुटनों पर आके बात नहीं करता। फिर 6 महीने को जले से बाहर, 6 महीने बाद फिर मैं आया, फिर मैंने वही लड़ाई शुरू की, फिर गुंडा एक्ट। अच्छा हाँ, फिर 6 महीने को बाहर कर दिया। ये कब की बात बता रहे हो आप? ये 8-10 साल हो गई। 8 साल, ठीक है। हाँ, 10 साल। ठीक है। फिर मैंने लड़ाई लड़ी, 12 साल हो गई। तो आप बाहर चले जाते थे फिर दोबारा लौट के आते थे? नहीं, जिले में घुस ही नहीं सकते हम विद इन 6 मंथ। अरे बाबा, हाँ, घुसेंगे तो गिरफ्तार करने के लिए चारों तो घूम रहे वर्दी वाले, तो बड़ा मुश्किल था। हाँ, और जो करप्ट लोग हैं वो तुरंत फोन कर देंगे, रामनाथ आ गया, उठा लो इसको जी। हाँ, एक बार ऐसा हुआ भी था। जो उस समय आप पॉलिटिक्स के बारे नहीं में था, नहीं पॉलिटिक्स उस समय पॉलिटिक्स नहीं लक्ष्मण सोचते थे, सेना आप संगठन बस एक चलाता। संगठन चलाते थे। हाँ। और संगठन में उस समय कितने लोग जुड़े हुए थे आपके? देखो, जब मैं खड़ा हो जाता था तो हजारों लोग आ जाते। कि आप समाज सेवी हो, आप शुरू से ही समाज सेवी थे, आप अभी भी समाज सेवा करना चाहते हो, लेकिन उस ट्रांजिशन में आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, मेरे आँख ज्वाला बढ़ती गई, और फिर लोगों ने कहा रामनाथ जी आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, ये रोक रहे हैं पावरफुल लोग, तो तुम पावर में क्यों नहीं आते? अच्छा, ये लोगों ने आपसे बोला। हाँ। कितना मुश्किल है बिना कुछ पद लिए समाज सेवा करना? कितना मुश्किल? देखो, मुश्किल तो कहीं भी नहीं आप करना चाहते हैं तो। आप बता रहे हो कि गुंडा एक्ट लग रहा है। हाँ, गुंडा एक्ट लग रही, पद में आ जाऊंगा तो भी मतलब गुंडा एक्ट नहीं लगाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि देखो, आप राम नाम से करवा रहे हो, आप में वो करेज है, आप फौजी के इंसान हो, हर एक कॉमन इंसान कर सकता है समाज सेवा, नहीं कर सकता ना कोई तो उसको लगा दिया जाएगा। ये सरकारी गुंडे नहीं करने देंगे आपको। गुंडे 2 तरह के होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, एक सरकारी गुंडा और गैर सरकारी गुंडा। गैर सरकारी गुंडे वो होते हैं जो बाहर जाकर घर के जाकर के बंदूक की दम पे, पावर की दम पे कैसे भी लोगों को लूटना, डकैती डालना, चोरी करना, तो उनको या तो एनकाउंटर में मारे गए, मरवा दिया गया, या जेल में। लेकिन जो सरकारी गुंडे हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं और एक गैंग चला रहे हैं लूट की चारों तरफ, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। मैंने उस सरकारी गुंडों के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, XYZ, जो पैसे की लूट करवा रहा है उसमें शामिल है, चाहे किसी भी लेवल है, चाहे वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हो या कमीशन फेस करके आया हो, इस लूट में जो शामिल है मैं उसे सरकारी गुंडा कहता हूं। तो फिर भी मैंने इन गुंडों के खिलाफ आवाज लड़ी। फिर एक उनको पिटवा रहे थे लोगों को, तो एक बड़े अधिकारी ने फिर मुझे जो क्या है मैंने विरोध किया, उसने फिर गैंगस्टर लगाया। गैंगस्टर लगा करके और मुझे 6 महीने के लिए अंदर कर दिया। अच्छा, जब मैं जेल में गया, आप जेल भी जा चुके हो कई बार, 5-6 महीने एक बार गया हूँ, सबसे अधिक 5-6 महीने का, उसके बाद भी कई बार गया हूँ। सही बात से किसी को दर्द होता है तो होने दो, सही बात से किसी को आनंद आता है तो आने दो। ये एक सच्चाई की ज्वाला जल रही है, ये सच्चाई की ज्वाला जल रही है। इस ज्वाला से, इसको सेकने में जिसको आनंद आ रहा है आनंद लीजिए, और इस सच्चाई की ज्वाला से जिसको कहना चाहिए जलन महसूस हो रही, तकलीफ हो रही है, तो होने दो। आपको कभी लगा उस बीच के दौरान कि ये बहुत हो रहा है, मुझको जेल जाना पड़ रहा है, इतने मुकदमे लग रहे हैं, मैं किस लिए कर रहा हूँ? वो आपको दिमाग में नहीं आया कि मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ? कभी नहीं आया। जब मेरे ऊपर प्रहार होते हैं तो मेरे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। वो कहाँ से आती है वो एनर्जी?
ये बॉडी है ना, इसके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, अगर इसको आप जागृत करेंगे तो आपके अंदर वो ज्वाला पैदा हो सकती है का किसी भी चट्टान से टकराने की मादा है। लेकिन आपको इसके लिए त्याग, तपस्या की जरूरत है। तपस्या ये नहीं कि मैं पहाड़ी पर जाकर के भजन कर रहा हूं, आप लोगों के लिए काम करिए ईमानदारी से, दिल से। उन लोगों की दुआएं, उन लोगों की शक्ति आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर देंगे। लोगों की दुआ ये नहीं है कि बाबा को दान दे दिया, फल दे दिया, बाबा आशीर्वाद दे दो। अरे बाप आशीर्वाद बंद रहो तो बाबा का गुंजा में घंटियारी बजाए रहो। सही बात है, बाबा का दर हो और यही जैसे वो रहो बाबा के पास, और गरीब को आया, गरीब को बाबा पर खुद ही आशीर्वाद दे ले तो बाबा फिर पूजा करके आया, और बाबा पे तुम पे पैसे लेने की जरूरत थी नहीं, बाबा तुमसे कुछ लेने की जरूरत, बाबा तो देने के लिए बना हुआ है। जी मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। लोग अपने आप आशीर्वाद में सारी चीजें देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जेल में जब गैंगस्टर मुझे यहाँ के अधिकारी ने भेजा, वो कहाँ पे? आगरा जिला जेल में गया। तो जैसे ही मैं जेल में एंटर किया, देयर वाज वेरी वंडरफुल। ऐसा लग रहा है कि यार कैदी नहीं आ रहा है। अच्छा, कैदी नहीं है, एक मरा हुआ पशु आ रहा है। जैसे पहले पशु मर जाता था तो उसे फेंकते थे, तो उसकी खाल को निकाल के ले जाते थे भाई लोग जो उसको काम को करते थे, और मांस को वहीं डाल जाते। फिर गिद्ध आते थे उसको खाने के लिए, गिद्ध खाते थे। तो जेल में एंटर करो, जिला जेल आगरा की बात कर रहा हूँ, जैसे ज्यादा हिंदुस्तान में वैसी जेल है। तो जैसे मैं मरा हुआ पशु गया हूँ और खाल में ही छील रही है, उसको नोच नोच के खाओ। ये कहानी जारी रहेगी नेक्स्ट एपिसोड में। जुड़े रहिए चौपाल विद राहुल।